और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए, बढ़िया रहनी चाहिए। देखिए, अपने पास मैकेनिक्स में यूनिट सेकंड चल रही थी और मैंने तुमको बता दिया था कि सामान्य द्रव्यमान क्या होता है, और सामान्य द्रव्यमान के लिए मैंने दो कंडीशन भी तुमको बता दी थी कि सामान्य द्रव्यमान मैंने तुमको क्या बताया था कि भाई किसी भी निकाय में कोई भी कण की कोई आपेक्षिक गति हो। कौन सी गति हो? आपेक्षिक गति हो। तो उस आपेक्षिक गति के कारण जो निकाय का जो द्रव्यमान होता है, उसी द्रव्यमान को अपन क्या बोल देते हैं? सामान्य द्रव्यमान बोलते हैं। और अपन कणों के लिए अपन ने द्रव्यमान माने थे m1 और m2। क्लियर? और उनके जो स्थिति सदिश थे m1 के कारण जो m2 के दो सापेक्ष जो स्थिति सदिश होते हैं, दो और स्थिति सदिश माने थे अपन ने कौन कौन से? सदिश r1 और सदिश r2। क्लियर? और मैंने तुमको बताया था कि भाई m1 के कारण m2 पर लगने वाला बल। क्लियर? और m2 के कारण m1 पर लगने वाला बल क्या बताया था? सदिश F12, और एक बताया था सदिश F21। उन दोनों के मान निकाल लिए थे अपन। क्लियर? दो स्थिति भी बता दी थी मैंने। क्लियर? और आज अपन तीसरी स्थिति ज्ञात करेंगे। क्लियर? तो तीसरी स्थिति डाली है हाइड्रोजन अणु का सामान्य द्रव्यमान। हाइड्रोजन अणु का समानित द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन अणु का जब समानित द्रव्यमान निकालेंगे तो देखिए, हाइड्रोजन अणु में समान द्रव्यमान होंगे। हाइड्रोजन अणु में कैसे द्रव्यमान होंगे? समान द्रव्यमान होंगे। क्लियर? तो अपने पास जब हाइड्रोजन अणु के जब द्रव्यमान लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अणु का द्रव्यमान MH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसमें लिखिए हाइड्रोजन अणु में, लिखिए इसमें हाइड्रोजन अणु में समान द्रव्यमान, हाइड्रोजन अणु में समान द्रव्यमान MH के दो हाइड्रोजन परमाणु लिख लेना। दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। क्लियर? क्या बताओगे कि हाइड्रोजन अणु में समान द्रव्यमान के कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। तो नीचे लिखिए, तो अपने पास ये भी अपने पास एक अणु होता है MH, और एक ये होता है अपने पास परमाणु MH। तो देखिए, M1 बराबर किसके होगा? MH के, और M2 भी किसके बराबर होगा? MH के, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है? M1 M2 अपन M1 प्लस M2 होता है, नहीं होता? तो अपने पास यहां से म्यू बराबर क्या आ जाएगा? आप चूंकि म्यू बराबर क्या होता है? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 किसके बराबर है? MH। M2 भी किसके बराबर है? MH के। तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा? M1 का मान भी कितना है? MH, और M2 का मान भी कितना है? MH बटे MH प्लस MH। तो अपने पास म्यू बराबर कितना आ जाएगा? MH स्क्वायर अपॉन 2MH। क्लियर? तो अपने पास एक MH से एक MH कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास म्यू बराबर कितना आ जाएगा? MH अपॉन 2। म्यू बराबर कितना आ जाएगा? MH अपॉन 2। नोट डाउन करिए। ये तो क्या होगा? हाइड्रोजन अणु का समानित द्रव्यमान। हाइड्रोजन अणु का समानित द्रव्यमान। अगला लिखिए ड्यूट्रॉन का समानित द्रव्यमान। ड्यूट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लिखिए इसमें ड्यूट्रॉन, चौथी कंडीशन है अपने पास, ड्यूट्रॉन
ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का समानित द्रव्यमान, का समानित द्रव्यमान, समानित द्रव्यमान, समानित द्रव्यमान। तो अपने पास देखिए ड्यूट्रॉन में क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो एक तो अपने पास क्या हो जाएगा? m1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? अपने पास m1 बराबर कितना हो जाएगा? mp। और न्यूट्रॉन है तो m2 बराबर क्या हो जाएगा? mn। क्या हो जाएगा? m1 तो किसके इक्वल टू हो जाएगा? mp के, और m2 इक्वल टू किसके हो जाएगा? mn के। क्यों? क्योंकि ड्यूट्रॉन में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसके लिए तो अपन क्या निकाल रहे हैं? समानित द्रव्यमान। तो जब अपन, मैंने बताया था कि भाई जब निकालेंगे, जब दो गुण लेते हैं तो उनके मान कितने कितने लेते हैं? m1 m2। तो m1 किसके बराबर हो गया? mp के, और जो m2 हो गया वो किसके हो गया बराबर? mn के। क्यों? क्योंकि ड्यूट्रॉन किसके होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसका ही तो अपन क्या निकाल रहे हैं? समानित द्रव्यमान। तो लिखिए इसमें, लिखिए ड्यूट्रॉन में, लिखिए इसमें ड्यूट्रॉन में, ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। माना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, माना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn। माना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान, mp है, तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है। तो म्यू बराबर अपने पास क्या आ जाएगा? म्यू बराबर हम जानते हैं कि यहां लिख लेना, चूंकि म्यू बराबर क्या होता है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 का मान किसके बराबर हो गया? mn के। भाई mn जो प्रथम कण का जो द्रव्यमान होता है, तो m1 यहाँ पर किसका मान है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? mn। और m2 किसके बराबर हो जाएगा? mp के। तो mp क्या होता है यहाँ पर? प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? m1 का मान mn, और m2 का मान कितना हो जाएगा? mp अपॉन कितना हो जाएगा अपने पास? mn प्लस mp, mn प्लस mp। यहां लिख देना, क्योंकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किसके लगभग बराबर होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के। तो अपने पास कितना आ जाएगा? तो म्यू बराबर mn और mp, इसका मान द्रव्यमान किसके लगभग बराबर है? mn के। तो mp किसके इक्वल टू हो जाएगा? mn। तो mn इंटू mn अपॉन mn प्लस mn। तो म्यू बराबर अपने पास कितना आ गया? mn स्क्वायर अपॉन 2mn। एक mn से एक mn कैंसिल हो गया, तो म्यू बराबर कितना हो गया? mn अपॉन 2। कितना हो गया? mn अपॉन 2। और ये लगभग किसके बराबर होता है? mp अपॉन 2 के, mp अपॉन 2। क्यों? क्योंकि जब अपन ने न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर लिया है, तो जब अपन इसका मान निकालेंगे तो ये इसका मान तो कितना आ गया? mn/2 आ गया, नहीं आया? अब मैं mp का जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो मैंने न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के जब बराबर लिखूंगा, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? mp उसका भी तो मान निकाल सकता हूँ। वो लगभग किसके आएगा? mp/2 के। तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि mn/2 लगभग किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के हाफ के बराबर होता है लगभग। क्लियर? तो नीचे लिख देना
यहां पे लिख देना नीचे इसके ड्यूट्रॉन का सामान्य द्रव्यमान, ड्यूट्रॉन का समानित द्रव्यमान, समानित द्रव्यमान, ड्यूट्रॉन का समानित द्रव्यमान का मान लगभग, का मान लगभग प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का क्या होता है? आधा। न्यूट्रॉन द्रव्यमान का आधा होता है, आधा होता है, आधा होता है, आधा होता है। नोट डाउन करिए। कर ले नोट डाउन। चलिए आगे अपने पृथ्वी और उपग्रह, अगली कंडीशन है अपने पास पृथ्वी व उपग्रह, या कोष्ठक में लिख देना पृथ्वी व चंद्रमा, पृथ्वी व उपग्रह का समानित द्रव्यमान, का समानित द्रव्यमान, तो देखिए जो m1 का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा? पृथ्वी के द्रव्यमान के। और जो उपग्रह है अर्थात चंद्रमा का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? m2 के। तो म्यू का मान अपन निकाल लेंगे। तो लिखिए इसमें पृथ्वी के चारों ओर, लिखिए इसमें पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह निश्चित, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह निश्चित कक्षा में, निश्चित कक्षा में चक्कर करते हैं, चक्कर करते हैं, चक्कर करते हैं। इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में पृथ्वी और उपग्रह, पृथ्वी और उपग्रह, पृथ्वी और उपग्रह से मिलकर, से मिलकर, से मिलकर बने निकाय, बने निकाय, बने निकाय के लिए, बने निकाय के लिए द्रव्यमान, बने निकाय के लिए द्रव्यमान सामान्य द्रव्यमान के रूप में, निकाय के लिए द्रव्यमान, द्रव्यमान सामान्य द्रव्यमान के, सामान्यत द्रव्यमान के, सामान्यत द्रव्यमान के रूप में, के रूप में परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है।
नीचे लिखिए माना पृथ्वी का द्रव्यमान, माना पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एम ई। क्या हो जाएगा, एम ई। एम ई क्यों लिखा है, ई क्यों लिखा है, इंग्लिश में पृथ्वी को क्या बोलते हैं, अर्थ, तो इसलिए पृथ्वी का द्रव्यमान माना कितना हो जाएगा, एम ई। और उपग्रह का और उपग्रह का द्रव्यमान, और उपग्रह का द्रव्यमान एम एस है, एम एस है। तो अपने पास म्यू बराबर क्या आ जाएगा, वो m1 किसके बराबर हो जाएगा, एम ई के, और m2 किसके बराबर हो जाएगा, एम एस के। तो इसलिए अपने पास म्यू बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो म्यू बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, एम ई प्लस एम एस अपॉन वो एम ई एम एस अपॉन कितना हो जाएगा, एम ई प्लस एम एस, एम ई प्लस एम एस। तो म्यू बराबर अपने पास एम ई एम एस तो है ही, तो इसमें से जैसे मैं तुम्हारे पास एम ई कॉमन ले लेता हूं, तो एम ई कॉमन लेने के पश्चात 1 प्लस एम एस अपॉन कितना बनेगा, एम ई, एम एस अपॉन एम ई, यही बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे लिख लेना क्योंकि एम ई ग्रेटर देन एम एस। तो अपने पास म्यू बराबर कितना बन जाएगा, अपने पास म्यू बराबर देखिए एम ई से एम ई तो कैंसिल हो ही गया, कितना बचा, एम एस। अब देखिए 1 प्लस एम एस अपॉन एम ई को मैं जब ऊपर लेके जाऊंगा तो किस फॉर्म में जाएगा, इनवर्स फॉर्म में जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा। तो 1 प्लस एम एस अपॉन एम ई किस फॉर्म में चला गया, इनवर्स के रूप में। तो एम एस इंटू एम एस ऊपर तो है ही, तो एम एस इंटू कितना रह जाएगा, 1 प्लस एम एस अपॉन एम ई इनवर्स, एम एस अपॉन एम ई इनवर्स। क्लियर। तो अपने पास म्यू बराबर एम एस और कितना रहेगा ये अपने पास 1 माइनस एम एस अपॉन एम ई, एम एस अपॉन एम ई। तो म्यू बराबर कितना रह गया अपने पास, एम एस, म्यू बराबर एम एस। या इसको यहीं छोड़ देना, म्यू बराबर एम एस 1 माइनस एम एस अपॉन एम। ये क्या होता है अपने पास, पृथ्वी व उपग्रह का समानित द्रव्यमान। अगर इसको आगे करना चाहते हो तो देखिए हम जानते हैं कि जो इसका मान लगभग बराबर किसके आएगा, 1 के बराबर। किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। अगर मैं इसको आगे भी नोट डाउन करता हूं तो म्यू बराबर अपने पास खाली कितना रह जाएगा, एम एस, एम एस। क्यों, क्योंकि इसका मान किसके मान के लगभग होता है, 1 के बराबर होता है। नोट डाउन करिए। कर लिया। चलिए अगला हेडिंग डालिए, द्रव्यमान केंद्र। ये तो तुम्हारे पास सामान्य द्रव्यमान की सभी कंडीशन हो गई। क्लियर। तो अगला नया हेडिंग डालिए, द्रव्यमान केंद्र। अगला हेडिंग डालिए, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र। देखिए द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, तुमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। देखिए कि किसी भी
क्या बोलोगे कि किसी भी पिंड का एक ऐसा केंद्र जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान का क्या मान लिया जाए, केंद्र मान लिया जाए। क्या बोलोगे कि किसी भी पिंड का एक ऐसा केंद्र जहां संपूर्ण द्रव्यमान क्या हो, केंद्रित हो। क्लियर? तो वो केंद्र क्या कहलाता है, अपना द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। क्लियर है सभी को? चलिए लिखिए इसमें, किसी पिंड का किसी पिंड का ऐसा केंद्र जहां जहां संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। नीचे लिख देना, द्रव्यमान केंद्र की गति रेखीय होती है। द्रव्यमान केंद्र की गति रेखीय होती है। द्रव्यमान केंद्र की गति रेखीय होती है। नीचे लिखिए, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्ण का योग सदैव शून्य होता है। कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्ण का योग कितना होता है, शून्य होता है। इसके लिए एक फिगर बना लेना। निकाल लीजिए जल्दी से। नीचे लिख देना, द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है, M1 सदिश R1 प्लस M2 सदिश R2 प्लस डैश डैश प्लस क्या होता है, Mn सदिश R। और ये किसका योग किसका सदैव कितना होता है, 0 बराबर 0। यहां कर रहा हूं मैं साइड में, देख लेना। तो नीचे लिख देना, समेशन I बराबर 1 से कहां तक है, n तक, तो n। क्लियर? और अपने पास कितना आ जाएगा, Mi सदिश Ri बराबर कितना होता है, 0।
द्रव्यमान आघूर्ण क्या बताया मैंने? द्रव्यमान आघूर्ण m1 सदिश r1 प्लस m2 सदिश r2 प्लस डैश कहां तक है? mn तक। क्लियर? और इसका योग सदैव क्या होता है? मैंने ऊपर लिखा दिया है कि द्रव्यमान आघूर्ण का योग सदैव क्या होता है? शून्य होता है। तो समेशन के फॉर्म में जब मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 से कहां तक है? n तक। तो n और इसका मान कितने तक भी हो सकता है? क्लियर? तो mi बराबर कितना हो गया? 0। क्लियर सभी को? चलिए तो नीचे लिख देना t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो कितना बन जाएगा अपने पास? कितना बन जाएगा? समेशन, यहां लिख रहा हूं समेशन i बराबर 1 से n, i बराबर 1 से n और mi, और कितना बन जाएगा? ri क्या करूंगा तो सदिश dri अपॉन dt बराबर 0, बराबर 0। तो अपने पास कितना आ जाएगा? समेशन i बराबर 1 से n और कितना बन जाएगा? mi, और ये किसका मान होता है? vi का। ये पूरा मान किसका बराबर होता है? vi। तो अपने पास कितना आ जाएगा? सदिश vi बराबर 0, बराबर 0, बराबर 0। तो नीचे लिख लेना द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष पिंड का कुल संवेग शून्य होता है, शून्य होता है। अब देखिए ये तो अपने पास द्रव्यमान केंद्र हो गया कि भाई द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। मैंने तुमको बता दिया कि भाई ऐसा केंद्र जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान क्या होता है? केंद्रित होता है, उसको मान लिया जाता है। तो ऐसा केंद्र क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र होता है। एक बात ये आती है कि भाई द्रव्यमान केंद्र की गति कैसी होती है? रेखीय होती है। दूसरी बात आती है द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्ण का योग क्या होता है? सदैव शून्य होता है। अब अपन ने इसके लिए माना है कि द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है? m1 सदिश r1 प्लस m2 सदिश r2 प्लस डैश कहां से कहां तक? n तक। अब जब मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो अपने पास 1 से कहां तक है? ये n तक। तो इसकी लिमिट कहां से कहां तक चढ़ गई? 1 से n तक। और इसका मान 1 2 से कहां तक है? n तक। तो मैंने इस फॉर्म को किसके फॉर्म में ले लिया? i के रूप में। तो mi सदिश ri बराबर, और मैंने क्या लिखा है कि द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है? सदैव शून्य। तो ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। इसका मैंने t के सापेक्ष क्या कर दिया? अवकलन। और ये मान किसका बराबर होता है? वेग के। स्थिति का जो अपने पास परिवर्तन होता है वो किसके बराबर होता है? vi। तो इसका ये पूरा मान किसके बराबर हो गया? सदिश vi के। तो इसलिए समेशन i बराबर 1 से n, mi तो है ही, और इसका मान किसके बराबर ले लिया? vi। तो सदिश vi बराबर 0। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष पिंड का जो कुल संवेग होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। अब आगे अपन द्रव्यमान केंद्र की क्या करेंगे? जो अपने पास स्थिति होती है वो क्या होती है। क्लियर? जो पढ़ाया उसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना।